कदम कदम पे चट्टानें खड़ी हैं लेकिन कदम कदम पे चट्टानें खड़ी हैं लेकिन जो चल निकले हैं दरिया वो फिर नहीं रुकते। आदाब नाज़रीन, मैं हूं सादिया और आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूं जहाने निस्वा में। नाज़रीन, आप जानते हैं अपने इस शुमारे में हम हमेशा ही हौसले और हिम्मत की एक नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। आज भी एक ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाएंगे। उनको यहाँ मदऊ करने से पहले आइए सबसे पहले उनकी जिंदगी के सफरनामे पर एक नजर डालते हैं। मुस्तकबिल को संवारना, आगे बढ़ना और एक खास मुकाम हासिल करना कौन नहीं चाहता, मगर वो आगे बढ़ी दूसरों के लिए। एक खास मुकाम हासिल किया तो वो भी दूसरों के लिए। मुस्तकबिल को संवारने की बात आई तब भी खुद से पहले दूसरों के लिए सोचा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राखी दुबे की, जो एक होनहार वकील हैं। वकालत करने के पीछे इनका मकसद खुद को साबित करने से ज्यादा उन ख्वातीन की बिखरी जिंदगी को निखारना था जो बदहाली की जिंदगी गुजार रही हैं। राखी दुबे की पैदाइश इलाहाबाद में हुई। लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद राखी ने दिल्ली आकर लॉ की प्रैक्टिस की और आगे बढ़ी। राखी के शौहर भी एक वकील हैं, जिसकी वजह से शादी के बाद शौहर के साथ ने राखी को एक नई रफ्तार दी। पहले तो आप सभी को इतराज था कि क्या लड़कियां लॉ के लिए क्या जरूरत है, बहुत कुछ क्या कहते हैं, पर इनके पापा ने ज़्यादा सपोर्ट करा कि नहीं, इसकी इच्छा है, जो इसकी इच्छा है वही चीज़ में ये ज़्यादा अच्छे से कवर करेगी। और वाकई ही राखी ने बहुत अच्छे से अपना लॉ के भी करा और अपनी फील्ड में भी बहुत अच्छे से करा। राखी को घूमने फिरने का भी बेहद शौक है। वो अपने काम से कुछ खाली वक्त ट्रैवलिंग के लिए भी जरूर निकालती है। तो आइए नाज़रीन, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करते हैं राखी जी का। राखी जी, सबसे पहले तो आप यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राखी जी, कुछ बातें तो हमने आपके बारे में जान ली हैं। अब हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि आपने जो ये सफर शुरू किया है, आप एडवोकेट हैं, काफी मेहनत करी है आपने उसके लिए, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप इलाहाबाद में हुआ है, जो कि यूपी में एक सिटी है। एंड हम लोग दो बहनें हैं। एंड जब मैं हुई थी, क्योंकि मैं छोटी हूँ, जब मैं हुई थी तो मेरे मम्मी पापा को काफ़ी सुनने को मिला कि ये मतलब बेटी हुई है। एंड उसके बाद धीमे धीमे समय बीतता जाए तो लोगों ने, मेरे जो सोसाइटी में लोग कहते हैं रिश्तेदार, की एक बेटा होना चाहिए। तो मेरे पापा ने हमेशा उन लोग से ये कहा कि मेरी बेटियां किसी बेटे से कम नहीं है एंड मैं उनको अपने बेटे की तरह मानता हूँ, मुझे बेटे की जरूरत नहीं है। तो ये जो प्रेशर था कि नहीं एक भाई होना चाहिए, एक बेटा होना चाहिए, ये किसकी तरफ से था? ये रिश्तेदारों की तरफ से। तो उनकी नजर में आपको लगता है कि जब आपकी परवरिश हो रही थी, जब आप अपने घर में थी, तो उनकी तरफ से आपको भी कुछ कहा जाता था? देखिए, क्या होता है, जब आप यूपी एंड बिहार साइड में देखिए तो टिपिकली ये होता है कि लड़की हुई है तो लड़की की आगे शादी करनी है। लड़कियों को एक बच्चों की तरह नहीं पाला जाता है, उसको एक जिम्मेदारी की तरह पाला जाता है। हालांकि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी हम लोग को ऐसा महसूस नहीं होने दिया। लेकिन जब मैं बड़ी हुई और मैं लॉ करने गई थी तो मैं अब मेरे वहाँ पे थे रिलेटिव जो कई बातों में बोलते थे कि बेटा होना आगे बुढ़ापे का सहारा होता है, बेटा घर में नहीं हो तो मतलब बेटियों से नहीं आगे बुढ़ापा चल पाता है। तो मैं कभी हमेशा उन लोगों से ये कहती थी कि बेटे अगर लायक निकले तो ठीक है, अगर नालायक निकले तो जिंदगी भर आपको बिठा के खिलाना पड़ेगा। और इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती है कि वो लायक, गारंटी नहीं है। अगर बेटी आपकी नालायक निकलेगी तो शादियों के दूसरे घर चली जाएगी, तो उनकी जिम्मेदारी है उनको जिंदगी भर खिलाना। तो उसके बाद से वो लोग चुप हो जाते थे, मुझसे नहीं बोलते थे, इस डिस्कशन में नहीं इंडल्ज होते थे। अच्छा, तो मतलब इस पूरे जो सीन हुआ करता था या फिर जब प्रेशर दिया जाया करता था, तो आपकी माँ का क्या रोल हुआ करता था? वो किस तरह समझाती थी उन्हें? देखिए, मेरी मदर हमेशा मेरे को मेरी दीदी को एक फ्रेंड की तरह रहा है एंड हमारी चीज़ों को समझाए और इस सब चीज़ों का ज़्यादा सोशल प्रेशर का हम पे असर आने नहीं दिया है। जब मैं बड़ी हुई और मेरे सामने कभी कोई बात होती थी या इनडायरेक्टली बुरा था, तब मैंने रियलाइज हुआ कि कितने प्रेशर से दे हैव अंडरगॉन। एंड कहते हैं मेरे पापा ने हमेशा चाहे कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट रहें और अब आगे भी जाके अपने हस्बैंड को सपोर्ट ही करें। एक लॉयर होने के नाते दिल्ली जैसे शहर में, मेट्रो सिटीज में भी क्या आपको लगता है कि अभी भी ये फर्क किया जाता है? बिल्कुल, ऐसे केसेस आपके सामने आए हैं? बिल्कुल किया जाता है। इनफैक्ट जब मैं इस प्रोफेशन में आई भी थी, मैं बाहर से थी, मेरा यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं था। एंड कहते हैं
आप कहते हैं जब यहाँ पे आ रहे हैं नए, आप समझ रहे हैं सिटी को, समझ रहे हैं अपना, आपका बैकग्राउंड भी नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली में आई एम द फर्स्ट लॉयर। अच्छा। तो स्ट्रगल भी और ज्यादा डिफिकल्ट आती थी, बट मेरे पेरेंट्स ने बहुत हमेशा मेरे साथ खड़े रहे वो। एंड कई लॉयर्स मेरे से ही बोलते थे कि ये जो प्रैक्टिस का प्रोफेशन है ये फीमेल्स का नहीं है। अच्छा। और तुम जाके अच्छा है कि किसी जॉब में चली जाओ, क्योंकि लड़कियों के लिए वही होता है। बट मैं कभी हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा नहीं, मुझे यहाँ पे कहते हैं करना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है एंड सोसाइटी के लिए कुछ करना है। बिकॉज मैंने लॉ इसीलिए किया था कि मैं फीमेल्स के लिए कुछ कर सकूं, उनके लिए जस्टिस दिला सकूं, उन्हें जो मासूम बच्चे हैं उनके लिए अच्छा कर सकूं। एंड मेरे पास कई इंसिडेंट्स ऐसे आए भी हैं। तो अच्छा, आजकल तो ये भी बहुत ज्यादा रिवाज हो गया है कि अब लोग सर्विस वाली बहू चाहते हैं, कि उन्हें चाहिए कि अब वो लड़की वर्किंग भी हो ताकि अच्छे पैसे कमा के वो घर ला सके। उस वक्त उनकी ये सोच नहीं होती कि ये लड़की है, वो क्यों कमाए, जब लड़के की ख्वाहिश करते हैं। तो ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बट लोग ये सोचते हैं कि एक और सर्विस वाली जैसे बात कर रही है, उनको लगता है कि एक एडिशनल इनकम आ रही है। ठीक है, जैसे अभी आप देखिए सीरियल भी आप उन्होंने स्टार्ट किया है जिसमें दहेज का इनडायरेक्ट वे कि आप जिंदगी भर वो खिलाती रहेगी, घर की जिम्मेदारियां बांटती रहेगी। लेकिन उनके लिए बिकॉज शायद उसको उनको ये समझ में नहीं आता कि उनके घर में खुद की बेटी के साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा। वो ये नहीं समझते, वो ये सोचते हैं कि ये आए, ये सारा काम भी करे और घर की जिम्मेदारियां, हमें तो मेड के हाथ तक खाना नहीं खाना है, ऐसे मतलब इस तरीके के हैं। तो बड़े मुश्किल से उनको समझाया जाता था। मैं समझाती थी कि देखिए किसी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो वहां पे सुबह निकल रहा है, रात में देर से आ रहा है, तबीयत खराब हो रही, लड़कियों को यही प्रॉब्लम हो रही है। अनफॉर्चुनेटली उनके हस्बैंड भी उनको समझते नहीं कि उनको सपोर्ट करें, उनको अपनी उसकी परेशानियां बाकी फैमिली मेंबर्स को बताएं कि नहीं हो पा रहा है, नहीं कोप अप कर पा रही है, थोड़ा डोमेस्टिक हेल्प इसको मिलनी चाहिए और इसकी इच्छाओं को, इसके ड्रीम्स को फुलफिल करने का पूरा राइट है उसको। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, जल्द लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं जहाने निस्मा में। जैसे आपने कहा कि हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, ऐसे मामलों में अक्सर ये देखा जाता है। हम आपकी अगर बात करें पर्सनल लाइफ की, तो शादी हो गई है, हस्बैंड कितना सपोर्ट करते हैं आपके करियर को लेकर? देखिए मैं ये कहूंगी कि जहां तक शादी की बात है तो मेरे हस्बैंड से ज्यादा मेरी मदर इन लॉ ने मेरा हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा मेरे ड्रीम्स को, मेरे डिजायर्स को रिस्पेक्ट करी उन्होंने एंड हर मोड़ पे मेरे साथ खड़े रहे हैं। कभी भी जब भी मुझे लगता था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा इमोशनल सपोर्ट दिया है और मुझे ताकत दी कि नहीं, मुझे सिचुएशन से लड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। एंड सेम मेरी सास के साथ भी था, क्योंकि वो खुद भी वर्किंग है, तो शायद ये इसलिए था कि अगर वो वर्किंग नहीं होती तो वो भी यही चाहती हैं कि मेरी बहू भी मेरी तरह घर पे रहे और काम करे। देखिए मेरी मदर इन लॉ, ये बात सही, शी इज अ प्रिंसिपल इन बिहार, तो वर्किंग रही है, उनको पता है कि घर एंड प्रोफेशन को मैनेज करना एक कहते हैं वर्किंग फीमेल के लिए बहुत मुश्किल होता है ना, साथ में बच्चा भी मैनेज करना इज वेरी डिफिकल्ट। मेरी डिफिकल्टीज को शायद अच्छे से समझ पाई है एंड इसीलिए हमेशा मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। और मेरे हस्बैंड ने भी अपनी मदर को शायद उन डिफिकल्ट सिचुएशन से अंडरगो करते हुए देखा है कि कैसे उन्होंने मैनेज किया, बच्चों को पाला, इसीलिए वो मेरी सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझ रहे थे। एंड मुझे हमेशा हर पल मेरे बच्चा जब हुआ है से लेके उससे पहले हमेशा हर पल मेरे साथ खड़े रहे, मुझे सपोर्ट किया है। तो मेरे ख्याल से आज के जमाने में ना लड़कों को थोड़ा सेंसिटिव होना इंपॉर्टेंट है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को सेंसिटिव बनाएं, उनको परेशानियां अगले की समझें, उनके प्रति सेंसिटिव हो, तभी हम आगे फ्यूचर में अच्छी सोसाइटी पा पाएंगे। नहीं तो अगर मैं CW सेल का एग्जाम्पल बताती हूँ, वहां पे आते थे पेरेंट्स तो कहते थे मेरी बेटी तो काम करती है, वो क्यों घर का काम करेगी, मेरी बेटी उनको पैसे ला के दे रही है, उसका घर का काम क्या करने का मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपकी कुछ तो जिम्मेदारियां घर की रहेंगी। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं काम कर रही हूं तो मैं अपने आप को पर्सनली अपने बारे में बताऊं तो मैं पूरा घर की जिम्मेदारी से मुक्त हो चुकी हूं, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा तो अकोमोडेट करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आपकी मैरिज चल पाएगी। अगर आप अपनी चीजों को दूसरों पे इम्पोज करें और कहते हैं उनके हिसाब से नहीं आप चलें, तो थोड़ा तालमेल बिठा के ही चलती है गाड़ी, बिना तालमेल के नहीं चल पाती। होते हैं और करने भी चाहिए, शायद यही कामयाब जिंदगी का एक आसान नुस्खा है। अगर हम बच्चों की तालीम पे, खासतौर से लड़कियों की तालीम पर बात करें, तो जैसे आपने कहा कि अभी भी यही सोच है कि लड़का लड़की में फर्क किया जाता है, उनकी जिम्मेदारियों में फर्क किया जाता है। तो तालीम का कहीं ना कहीं हाथ है इसमें, क्योंकि हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें लड़का काफी पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब पर है, लेकिन वो सोच, उसकी तालीम नहीं बदल पाई है।
ये आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। उसके लिए मैं जो लड़कों की सोच नहीं बदल पाई है, उसके लिए मैं लड़के को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी, उनके पेरेंट्स को ठहराऊंगी कि उनको समझाना चाहिए कि लड़कियों के लिए कैसे सेंसिटिव होना चाहिए। जैसे मेरे घर में भी कोई, अनफॉर्चुनेटली मेरे ससुराल में कोई बेटी ही नहीं, सबके बेटे ही हैं। अच्छा। तो ये मुझे इस बात का बहुत दुख भी है कि हमारे घर में कोई बेटी नहीं है। तो लेकिन मैं अपने बच्चे को सेंसिटिव बनाने की कोशिश करती हूँ कि लड़कियों को रिस्पेक्ट करें। एंड कहते हैं अभी से आप बचपन से जब सिखाएंगे तभी तो आगे बच्चा समझेगा। अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी मेरे पास क्लाइंट आई थी, उसका जो हस्बैंड था वो ओनली चाइल्ड था, एक ही इकलौता बेटा था, उनके और कोई सिबलिंग नहीं थे। एंड मदर इन लॉ उसकी बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करती थी। बच्चे दो बेटी आई हुई उसकी, तो उसका मतलब तुम काम कर रही हो तो बच्ची संभालने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। वो खुद चली जाती थी अपने बेटे के साथ बिजनेस में, वहां जाके कुछ भी नहीं बैठती थी, फैक्ट्री में जाके बैठ जाती थी, लेकिन बच्चियों को नहीं संभालना है। बाद में जब बेटा हुआ उसका तो थोड़ा बेटे में हाथ बैठा दिया कि यहाँ संभाल लें। तो ये आज भी यहाँ पे दिल्ली जैसी सिटी में भी ऐसी सोच है। जो 2-4 और रीजन जो है मैरिजेस आजकल टूटने के, एक और जो किचन इज अ बिग इशू। किसी भी घर में जाइए तो लोग ऐसे, मेरे पास केस आया था, उसमें जो लड़की थी वो साउथ इंडियन थी एंड जो फैमिली थी जिसमें शादी हुई थी वो बेसिकली बिहार की थी। तो उनको ये था कि लड़की हमारे बिहारी खाने को एक्सेप्ट करे, वो अपने साउथ इंडियन खाने क्यों बनाती है, क्यों खाती है, उनको इससे परेशानी थी। अच्छा। तो वो कहती थी कि भाई मुझे मन होता है, मैं आपका खाना खा रही हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे अगर साउथ इंडियन खाने का मन हो तो उसमें क्या खराबी है। तो फिर जब मेरे पास वो लोग आए थे तो मैंने उनको समझाया, तो फिर बाद में उस लड़के को समझ में आया कि हाँ, दोनों ही खाने अगर खा के चलें तो क्या खराबी है। और इस छोटी सी बात के लिए, सिर्फ इस छोटी सी बात के लिए उनकी डिवोर्स तक नौबत पहुंच गई थी। ओहो। लेकिन फिर उसके बाद आपके लिए हम लेकर आए हमारा आज का फूड कॉर्नर, आइए देखते हैं। हम बना रहे हैं हमारे बच्चों के लिए सामा पुडिंग। सामा पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चाइना ग्रास, इसका दूसरा नाम है अगार अगार। इसे हम पानी में सिर्फ सोक कर लेंगे थोड़ा सा, और अब हम लेंगे एक पैन और उसमें हम डालेंगे जामुन का रस। जामुन के रस के साथ हम डालेंगे गुआवा का रस, गुआवा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मेरा फेवरेट फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज। अब हम ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और इसकी क्रस्ट को काट के इसे ट्रायंगल्स में कट कर लेंगे। अब एक बोल लेंगे, इसको हमने ये क्लिंग फिल्म से रैप कर लिया है। तो अब हम इसमें हमारी ब्रेड स्लाइसेस को अरेंज करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जेलेटिन, भर देते हैं इसे। अब हम इसे डीप फ्रीज में 1-2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। लेट्स वेरी लाइटली पील दिस आउट। देखिए इस रेसिपी का क्विक रिकैप। सामा पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 2 स्ट्रिप्स अगार अगार, 1 कप जामुन का रस, आधा कप पेरू का रस, 1 कप कटे हुए पेरू, 1 कप स्लाइस किए हुए स्ट्रॉबेरीज, 4 ब्रेड स्लाइसेस। सामा पुडिंग बनाने का तरीका: अगार अगार को पानी में मिलाकर रख दें। पैन को गरम करें, इसमें डालें जामुन का रस, पेरू का रस और कटे हुए पेरू डालकर पकने दें। अब डालें स्लाइस्ड स्ट्रॉबेरीज और इसमें अगार अगार का मिश्रण डाल दें। ब्रेड स्लाइसेस के किनारे काट लें और इन्हें ट्रायंगल्स में काट लें। एक बोल को क्लिंग फिल्म लगाएं, इसमें कटे हुए ब्रेड स्लाइसेस डालें। अब पैन के मिश्रण को इस बोल में भरें और इस बोल को क्लिंग फिल्म से ढक दें। फ्रिज में इसे 1 से 2 घंटे तक सेट होने के लिए रख दें। सेट होने पर बोल को फ्रिज से निकालें और इस पुडिंग को प्लेट पर निकाल लें। तो नाज़रीन, ये तो थी हमारी आज की फूड कॉर्नर की डिश। उम्मीद करते हैं ये डिश भी आपको जरूर पसंद आई होगी। वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का। राखी जी, आप यहाँ पर आई, हमसे इतनी सारी बातें की, इतनी सारी मालूमात हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वक्त है आपसे इजाजत लेने का। अगले शुमारे में फिर से मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।